पत्नी मने बोल रही कि हाँ गो कथी चिंता करा नहीं छोड़ा कहाँ से ले की खैले कैसन लगे बा पानी पानी कर के रखल है कहले भेले से भेले जे भगले भेते अब सुत जाना रात भई गले। तो ये चिंता है, पहले गब्बर आज टाइगर, ये तो खैर है भाई, इसको मानना। तो ये अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनता की जनादेश का अपमान है, ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है। लेकिन अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे झारखंड में चल रही वर्तमान सरकार की जो परिस्थिति है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने बातों को रखा, किस तरह से वो दिल्ली गए फिर रांची आए, अंत एक फिर से एक पोस्टर लगता है कि झारखंड झुकेगा नहीं, उस पर भी कई बवाल हुए, चाहे आजसू हो, बीजेपी हो या कई पार्टियां लगातार हमलावर दिख रही है। जयराम महतो इसे कैसे देखते हैं? बड़ी बात फिर से भाई, ये पॉलिटिकल है, अब ये पॉलिटिकल फंडा धीरे धीरे कई लोग कह रहे हैं कि आप सिखा रहे हैं, आपके सवाल हमें सिखाते हैं एसएमपी वाले भैया। हम तो नादान नन्हा सा बच्चा किताब लेकर घर से निकले थे, क्रिकेट का बल्ला था, हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन राजधानी में आपके तीखे सवाल हमें और मीठे मीठे व्यवहार करने के लिए आतुर किए। और ये आपकी कुशलता है कि एक साधारण से नौसिखे युवा को एक कुशल राजनेता में परिवर्तित कर रही है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पिछले खबर में अभी आपने सुना, फिर से हमारे साथ है जयराम महतो और फिर से हम उसी एक अलग मुद्दे पे बात करेंगे भाई, क्योंकि कई लोग सवाल कर रहे हैं। ये सवाल कुछ दिन पूर्व भी आया था और लोग उस पर जवाब मांग रहे थे, इन्होंने जवाब भी दिया था, लेकिन फिर से एक सवाल उत्पन्न हो गया है कि जब से इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कुछ रैलियां हुई हैं, उन रैलियों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या जयराम महतो जिस समाज से आते हैं, लोग कहते हैं कुर्मी समाज से, ठीक है, और ये भी बात करते हैं टोटोमिक कुर्मी की, तो ऐसे में जब एक रैली होती है और वहां पे जयराम महतो की हाजिरी नहीं लगती है, तो ऐसे कई लोग हैं, आदिवासी नेता ही हैं। इसके पहले खबर में आपने देखा था कि वो किस तरह से एक सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि कहां है जयराम महतो, क्यों नहीं वो मंच पे दिख रहे हैं, ये कौन सी रैली है? क्या जवाब देंगे उसे लोगों को? देखिए, हम लोग अभी फिलहाल झारखंडियत के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि हमारे समाज का जो आंदोलन, जो मेरे जन्म से, मेरे पिताजी के जन्म से पूर्व से चला आ रहा है, उस आंदोलन का नेतृत्व देने के लिए हमसे बेहतर लोग, हमसे बेहतर बुद्धिजीवी लोग, हमसे बेहतर जानकार लोग हैं वहाँ। तो ऐसा कोई विशेष नहीं है। हम लगातार जो झारखंडियत के मुद्दे हैं उसको लगातार हम उठा रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी वर्ग, सभी तबकों का भला चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय को आधार मानते हैं। इस राज्य में सभी का खून है, तो मेरे हिसाब से सबको न्याय मिलना चाहिए और सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए। मतलब जयराम महतो इस रैली को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा। फिलहाल जब 2016, उससे पहले हमारे देश में चूँकि कहीं ना कहीं इस रैली को बहुत सारे लोग आरक्षण के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है संरक्षण का दृष्टि है। क्योंकि आज जिस समुदाय की रैली थी उसने बहुत कुछ नहीं, सब कुछ अपना खो दिया है, और आज मैक्सिमम जो लीडर की हत्याएं की गई हैं, पोस्ट में रहते वो उसी समुदाय की हैं। और सबसे बात, जो ज़मीनें मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा सभी वर्गों की गई हैं, स्वर्ण की गई हैं, आदिवासियों की गई हैं, दलितों की गई हैं, अल्पसंख्यकों की गई हैं, पिछड़ों की गई हैं, अति पिछड़ों की गई हैं, लेकिन जिस समुदाय की रैली थी उनकी मैक्सिमम गई हैं। तो आज जो संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, मैं क्लियर कहना चाहूँगा। और 2016 से पहले हमारे देश में जो रूल था ST SC OBC दो, कहीं ABC जाना जाता था, कहीं MBC, कहीं BC1, कहीं BC2। लेकिन 2016 में और एक नया आरक्षण भारत देश में आया जिसका नाम EWS रखा गया, और ये तय हुआ कि बाकी लोग जो उस दायरे में नहीं थे उनको मिलेगा। यानी भारतीय संविधान का नियम यह है कि अगर कोई 1% भी आदमी है, उसकी आबादी अगर 1% भी है, तो उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो हिफाजत होनी चाहिए जिसको लोग, मेरे हिसाब से जो प्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, तो ठीक उसी प्रकार मेरा मानना है समस्या का समाधान है। आप राज्य की सूची में बहुत सारे राज्य हैं, झारखंड में BC1 BC2 है, आपके बिहार में OBC और EBC है, तो उस तर्ज पर और एक एग्रीकल्चर ट्राइब, फार्मिंग ट्राइब की स्थापना हो, और जो लोग न्यूली डिमांड कर रहे हैं, सभी भटघटवार लोग, घासी लोग का भी डिमांड है, और बहुत सारे लोग हैं, उनको वहाँ जगह मिले। और देखिए, उनको ये भ्रम है कि उनका जो रिजर्वेशन का 25% या 26% जो है उस पर कुछ आँच आएगी, तो ठीक है, मध्यस्थता होनी चाहिए। और मेरा तो ये भी तर्क रहेगा कि अभी बहुत सारे से
हमारे गांव के बगल में एक जनजाति है, उसका नाम है बिरोहरी, और मुझे लगता है जीटी रोड के सामने चारों तरफ स्कूल, चारों तरफ कॉलेज, लेकिन आज भी वहाँ ग्रेजुएट लोग नहीं निकल पाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो 35 झारखंड में इंक्लूडेड हमारे एसटी वर्ग है, मुझे लगता है उसके बीच वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्रावधान, चूंकि भारत संविधान किसी एक को भी अगर आबादी उसकी 1% भी नहीं, एक आदमी बचा है तो उसका संरक्षण मिलना चाहिए। तो वहाँ एक प्रिमिटिव ट्राइब की स्थापना हो, और जो बिरोजिया आते हैं, बिरहरिया आते हैं, कुछ पहाड़िया आते हैं जो आज बिल्कुल मुकाबले में नहीं है। बुरा मत मानिए, भले किन्हीं को आपत्ति हो सकता है, लेकिन आपको ग्राउंड में जाएंगे तो बिल्कुल मुकाबले में नहीं है। आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक रोजगार जो नियोजन में जो बाकी लोगों की भागीदारी है, तो इसलिए उनको प्रिमिटिव ट्राइब्स के तहत, अगर ये मेरी अपनी ओपिनियन है, चूंकि भारत का संविधान सबके लिए है, अगर इन्हें 3000 वर्षों बाद, चूंकि ऐसा मेरा मानना है, 3000 वर्षों बाद, जहाँ तक मुझे जाति व्यवस्था का इतिहास का अध्ययन है, जब 2016 में एक व्यवस्था आती है, और जिन लोगों को 70 साल पहले जो एक व्यवस्था बनी थी आरक्षण को लेकर, उस पर उन लोगों की भागीदारी हुई जो लोग अब तक नहीं थे, तो जिनकी आबादी 1% भी हो, उन्हें दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो अगर किन्हीं की मांग है, उस मांग पर आप जाइए, उनकी परिस्थितियों को समझिए, उनके आकलन को समझिए, उन्होंने क्यों आखिर ये चीज़ें आई, उनका अस्तित्व का क्या है, और कुल मिलाकर सभी का सम्मान करना लोकतंत्र का कहीं ना कहीं कर्तव्य है, भारत के संविधान का कर्तव्य है। और अगर किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह भी काम संसद का है, यह विधानसभा का है, यह लोकतंत्र के जो अंग है उनका काम है। मध्यस्थता हो, विकल्प का रास्ता बने, सबको सुरक्षित किया जाए, किसी का नुकसान ना हो, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। और लेकिन अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे झारखंड में चल रही वर्तमान सरकार की जो परिस्थिति है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने बातों को रखा, किस तरह से वो दिल्ली गए, फिर रांची आए, अंत एक फिर से एक पोस्टर लगता है कि झारखंड झुकेगा नहीं, उस पर भी कई बवाल हुए, चाहे आजसू हो, बीजेपी हो, या कई पार्टियां लगातार हमलावर दिख रही है। जयराम महतो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, झारखंड झुकेगा नहीं, उसको लिखना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड की जो वर्तमान सरकार है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही है, वो नहीं झुकेगी। क्योंकि झारखंड का मतलब है कि पहले आप देखिए वोट परसेंटेज, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, उसका वोट परसेंटेज क्या है? 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी 50% लोग आपके विपक्ष में भी हैं। तो वो पूरा झारखंड तो नहीं हुआ अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अतः यह स्लोगन माननीय मुख्यमंत्री का होता कि हिम्मत है तो हिम्मत है, हिम्मत झुकेगा नहीं, ये स्लोगन हो सकता है। आप व्यक्ति को झारखंड से नहीं रिलेट कर सकते हैं। जयराम महतो रहे चाहे कोई और रहे, वह व्यक्ति होता है। आप विचारधारा को अलग विषय है, लेकिन व्यक्ति से झारखंड को रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री, मैंने शुरू से कहा है कि झारखंड के लोग भोले भाले सरल होते हैं, वो बहुत विश्वास जताते हैं अपने गैर राज्यों के IAS IPS पर, उसी का खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जो विश्वास उन्हें अपने संथाल भाइयों पर भी जताते, तो आज देखिए क्या स्थिति हमारे पीरटाट टुंडी में है उन भाइयों की। अगर उनमें से किसी को निखर कर सामने आने का अवसर मिलता तो आज बेहतर मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं गैर राज्यों पर विश्वास जताने का नतीजा आज माननीय मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, और इससे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मधु कोड़ा भी देख चुके हैं। मधु कोड़ा का आप सवाल उठा दिए, तो फिर से अब एक नया मुद्दा आ गया है, लेकिन इस पर हम चलेंगे। लेकिन वर्तमान में जो सरकार चल रही है, मतलब इसको पार्ट 2 ही कहेंगे ना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन चीजों को आगे बढ़ाया, बस मैं उसी को लेकर चलूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से अभी के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। ये गुरुजी के टाइम पीरियड के हैं ये, और वास्तव में आंदोलनकारी हैं, क्योंकि हेमंत बाबू तो खैर विरासत में उन्हें राजगद्दी मिली थी, लेकिन अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलनकारी हैं। अतः उन्हें चीज़ों को लेकर नहीं, कुछ चैलेंजिंग चीज़ों को करना चाहिए। और उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है, एक आंदोलनकारी नेता भी हैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। तो उन्हें किन मुद्दों के साथ आंदोलन हुआ था, किन चीज़ों के साथ झारखंड की झारखंडियत को परिभाषित किया गया है, उन चीज़ों को बचाने में उनको प्रयास करना चाहिए। भाषा, संस्कृति, जमीन, इन चीज़ों पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए, और उन्हें संरक्षण देना चाहिए, और नियोजन, इस पर उन्हें बात करनी चाहिए। लेकिन यदि हम बीते 4 साल की हम बात करें, क्योंकि हमें भी लगता है जो 3 साल से आप लोग भी खास करके एक्टिव हुए हैं, ऐसे कोई कार्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया हो जो जयराम महतो को अच्छा लगा हो? देखिए, जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, बेसिकली चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, करते हैं। आज जैसे एक व्यक्ति के आंगन, एक व्यक्ति के किचन, एक व्यक्ति के घर, वहाँ तक जो कार्य होते हैं उनको करते हैं। जैसे कोई धोती साड़ी योजना ले आया, कोई पेंशन की स्कीम ले आया, कोई रसोई में माने गैस सिलेंडर की स्कीम ले आया, कोई बाथरूम की स्कीम ले आया, कोई आवास की स्कीम ले आया। यहाँ पर
मोटा मोटी पॉलिटिकल पार्टियां बेहतर कार्य कर लेती हैं। हालांकि कुछ करप्शन तो मैंने होते हैं जब तक आप कठोर कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं ना, जिससे अबुआ आवास वगैरह की धरातल पहुंच नहीं रहे, जैसे सुर सिंह बेसरा ने भी उठाया था उनके अबुआ आवास को लेकर आज हमारे तुपचाची प्रखंड में भी शायद धरना हुआ है। चूंकि हम विषय इसको जान नहीं रहे हैं और चूंकि हमारी उपस्थिति अपने क्षेत्र में अभी नहीं है, तो हम भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अबुआ आवास कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सरकार को इस विषय को, मामले को गंभीरतापूर्वक स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्हें ये आदेश देना चाहिए था कि जो स्थानीय वीडियो है उन्हें बाकायदा एक ग्राम सभा या फिर वहाँ एक शिविर टाइप का लगाया जाए और बिल्कुल ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और मैं चाहूँगा कि ग्राम सभा में ग्रामीणों की सहमति से, जैसे कि 10 नाम आए तो वीडियो साहब सजेस्ट करेंगे, देखिए हमारे पास 8 है, अब बताइए 8, 10, 2 नाम किन को बाहर रखें या फिर पहली प्राथमिकता किन को दी जाए, या आप ही सजेस्ट कीजिए। और नहीं तो चलिए हम लोग इंक्वायरी करते हैं, साक्षात 1 घंटा का समय लेते, वीडियो साहब तुरंत इंक्वायरी करने में गाँव वाले बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन आपको यहाँ हम रोकेंगे। एक ट्रेंड चला हुआ है, JBKSS के सदस्य जहाँ भी जाते हैं, चाहे कोई भी हो, लोगों का काम आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, मुझसे सुनने में आ रहा है। हाँ, ये बात आप सही बोलें, क्योंकि JBKSS को एक ऐसी मंत्र दिया गया है, एक शक्ति दिया गया है जो काम होता है। बिल्कुल आज हम लोग अगर मुआवजों की बात करें, कोई बड़ाई नहीं, ये JBKSS ये आंदोलन की जीत है और ये हमारी आक्रामकता, ये हमारी जानकारी, ये हमारी तत्परता है, मैंने हमारी मतलब हमारे साथी सबकी, कि 12 करोड़ 26 लाख के मुआवजे को हम लोग लगभग पार कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मात्र 6 महीनों में। और बहुत सारे नियोजन जो 6 साल पूर्व उनको बैठाया गया था उन्हें बहाल किया गया बहुत सारे नए जगहों पर, तो ये है। और बाकी जो कार्य है तो संपादित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, कहीं जगह तो सिर्फ हमारे नाम से कार्य होता है। धनबाद में कोई एक फैक्ट्री थी, वहाँ 30 मजदूरों को बैठा दिया गया था। वहाँ के मुखिया ने कहा कि काम में रखिएगा या जरा महतो को बुलाएं। बोला नहीं मत पंगा करवाइए उनसे, आप लोग को रख लेते हैं। तो भाई ये स्थिति हो गई है अभी। अब सोचिए कहीं पे, मतलब पहले कहावत था कि एक पिक्चर आई थी, कहावत अंदर पिक्चर था कि बच्चे को लोग जब माँ बोलती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन अभी जो क्रफ्टी लोग हैं उनको एक ही कहता है कि भैया ढंग से काम कर लो नहीं तो टाइगर आ जाएगा। और ये माहौल है। अब तो राजनेताओं को सुनने में आया है उनकी अर्धांगिनी, ये हमें एकदम हमारे कानों तक आई, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से आई है। क्योंकि आखिर हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं, न्यूज आ ही जाता है। उनकी पत्नी मने बोल रही कि हाँ गो कथी चिंता करा नहीं छोड़ा, कहाँ से ले की खैले कैसन लगे, बाप पानी पानी करके रखा ले, कहले गो भेले से भेले जे भेगले भेते अब सुत जाना रात भई गले। तो ये चिंता है, पहले गब्बर आज टाइगर, ये तो खैर है भाई, इसको मानना होगा। अभी आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि पहले गब्बर थे अभी टाइगर है। तो ये बड़ी बात निकलकर अभी सामने आ रही है। लेकिन एक हम बात किए थे, हम अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सांसद जो है, हाँ गीता कोड़ा जी क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात है, मैं आज कहना चाहूँगा लोकतंत्र का मतलब है जनता का मत। सबसे पहला बात, शायद भारतीय संविधान शेड्यूल 10 का विषय है दल बदल कानून। जहाँ तक मेरी जानकारी, मेमोरी मुझे याद कर रही, गुरुजी पीछे बैठे हैं, 10 का ही विषय है ना, शायद शेड्यूल 10 ही है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि दल बदल का जो कानून है उसे CNT SPT एक्ट के तर्ज पर हम डिमांड करें, राज्य में CNT SPT एक्ट और देश में जो दल बदल कानून से मजबूत किया जाए। देखिए दल बदलने का ऐसा नहीं कि हम दल बदल जो करते हैं उनके समर्थन नहीं करते, बिल्कुल दल बदल होनी चाहिए। कब? जब आप उस दल की विचारधारा सहमत ना हो, लेकिन किस कंडीशन में? इस्तीफा देके। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, भले आज बाबूलाल मरांडी उनसे विचारों से असहमत हैं, लेकिन एक जो दौर था जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था तो बाकायदा उस सीट से शायद इस्तीफा भी दिया था, कोडरमा की सीट थी। तो ठीक उसी प्रकार माननीय मैडम महोदया गीता कोड़ा जी, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना है बिल्कुल जाए। अगर उन्हें कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है या फिर कांग्रेस वालों को बीजेपी में जाना है या फिर बीजेपी वालों को कांग्रेस जमे में जाना है, बिल्कुल जाए, लेकिन आपको वहां इस्तीफा देकर जाना होगा। और ये तो शर्त आपको माननी होगी, ये कानून होना होगा कि आप जीत कर नहीं जा सकते। ये अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनता की जनादेश का अपमान है, ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है कि हमने आपको वोट क्यों दिया। जैसे बाबूलाल मरांडी का एग्जांपल लीजिए, राय धनवार के लोगों ने उनको इसलिए वोट दिया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लोग उससे नाखुश थे। उसी आक्रोश को आपको मत में दिया कि हम इस पार्टी को अभी पसंद नहीं करते, फिलहाल इनके कार्यकाल से हम खुश नहीं है, और आप फिर लेकर उसी गोदी में चले गए। तो ये बताइए जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं? इसीलिए कानून बने, आपको पार्टी चेंज करना कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको वहां इस्तीफा देना होगा। आप जीत के नहीं जा सकते, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो क्या होगा कि सरकार किसी और की रहेगी, सरकार कोई और बना लेगा, तो ये मजाक है लोकतंत्र, किसी की रहे।
मैं इसमें ऐसा नहीं किसी पक्ष पार्टी का फेवर कर रहा हूं। ये रूल होना चाहिए कि जिसको जनता 5 साल के लिए चुनती है, अगर उसके विधायक अपने पार्टी से नहीं खुश है, इस्तीफा दें और आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ें, लेकिन ये शर्त होना चाहिए कि आप जीत कर किसी दल के साथ नहीं जा सकते हैं। जीत कर किसी दल से आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन कई लोग, जहां तक मैडम का सवाल है, मैं थोड़ा सा छोटा सा बच्चा हूं, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ आपको बताता हूं। कोल्हान में 14-0 ऐसा है, 14 सीटें हैं और 14-0 में बीजेपी एनडीए को नहीं है। वहाँ 14 की 14 सीटें गठबंधन के पास है। और जो चाईबासा का क्षेत्र है जिसमें 5 विधानसभा आता है, उसमें जेएमएम के पास मैक्सिमम सीटें हैं। जो चाईबासा, उसमें एक शायद आपका सरायकेला, 6 विधानसभा मिलके एक लोकसभा बनता है, जिसको हम अभी चाईबासा सिंहभूम के नाम से जानते हैं। वहाँ जेएमएम की पकड़ है। तो जेएमएम ने गठबंधन से डिमांड किया होगा कि जो सीट कांग्रेस की थी उसे हमें हमारी झोली में डाला जाए। तो अब मैडम के पास पाला बदलने के अलावा कुछ रहा नहीं, तो यही तर्क है और ये सच्चाई भी है। बड़ी बात फिर से भाई, ये पॉलिटिकल है। अभी पॉलिटिकल फंडा आप धीरे धीरे, कई लोग कह रहे हैं कि आप सिखा रहे हैं, आपके सवाल हमें सिखाते हैं एसएमपी वाले भैया। हम तो नादान नन्हा सा बच्चा किताब लेकर घर से निकले थे, क्रिकेट का बल्ला था, हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन राजधानी में आपके तीखे सवाल हमें और मीठे मीठे व्यवहार करने के लिए आतुर किए। और ये आपकी कुशलता है कि एक साधारण से नौसिखे युवा को एक कुशल राजनेता में परिवर्तित कर रही है। उस बच्चे ने सच्चे मन से आपके सवालों का उत्तर दिया और इस राज में पहला शख्स होगा जिसने सवालों को भी स्किप नहीं किया है। ये बड़ी बात है भाई। उन्होंने कोई भी सवालों का जवाब जो होता है ना, वो मतलब डंके की चोट पर देते आ रहे हैं। वो दिन मुझे आज भी याद है, जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि हम बल्ला लेके निकले थे मैदान में और खेलते खेलते पहुंच गए रांची। जब रांची अब ये आए थे तो उस समय भी कई मीडिया इन्हें फोकस करने को तैयार नहीं थे, लेकिन एसएमपी न्यूज तक ये बातें गई और एसएमपी न्यूज ने इन्हें कवर दिया। लेकिन ये हमारा बड़प्पन नहीं है, ये इनका मतलब वो मेहनत है, जो मेहनत आज यहां तक इनको लेकर आया है। और आगे यह क्या रंग लाता है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कई लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग चुनाव में तो खड़े होंगे, लेकिन कई लोग इसके दम पे हो सकता है कि आपके आदमी बैठ न जाए। देखिए, संभावना से आप खारिज नहीं कर सकते हैं और हमारी खासियत है, हम लोग सच्चाई को स्वीकार करते हैं। क्योंकि हमारे पास युवाओं का दल है, जो बच्चों ने अपने जीवन को अभाव में जिया है, जिन्होंने हमेशा उनकी ख्वाहिश एक मोबाइल की रही है और उसे पूरा करने में 4 साल लगे हैं, जिनकी ख्वाहिश एक 2 चक्के की रही है, उनके पास जब 4 चक्के का प्रलोभन आएगा तो ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। लेकिन हमारा मूल मंत्र एक ही होगा उन युवाओं से कि उन युवाओं को याद करें, उन माताओं बहनों को याद करें जो सड़कों पर आकर अपने सिर पर लाठी भजाने का कार्य किया है, जो आज कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी करते हैं। 8 घंटा पहले उनका पेपर लीक हो जाता है और 8 वर्षों की मेहनत में पानी फिर जाता है। अतः अगर आप सच में युवान हैं तो परिस्थितियों से समझौता नहीं, हालात के आगे झुकना नहीं, आग लाख बुरा हो समय रुकना नहीं। हम युवाओं से आह्वान करेंगे। अभी आपको विधानसभा घेराव में बेल मिल गया? हाँ जी, चूंकि मेरा मानना है कि हम लोग कहीं दोषी नहीं है। काफ़ी दूरी पहले हमें रोका गया था, आंसू गैस उल्टा हम पे छोड़ा गया था, लाठीचार्ज हम लोगों पे हुआ, कुर्ता फाड़ दिया गया हम लोग का और केस भी हम ही लोग पर। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के तर्ज पर आज भी जो कुछ पुलिस पता कुछ कहेंगे जो हैं, जो अंग्रेजों के तर्ज पर आज भी आंदोलन को दबाने के लिए न जाने किस राजनीतिक दबाव में इस प्रकार का केस करते हैं। मैं बोकारो का केस आपको बताना चाहूँगा, बड़ा हंसी आएगा। उस केस डायरी को पढ़ेगा, उसमें लिखा है कि सुबह इतना बजे 200 लोग जुटे थे और उनके मैंने लाठियाँ थी और लाठियाँ भी नहीं थी। और हाँ, मजेदार था कि वहाँ जयराम महतो का एक बैनर लगा था, उसके आधार पर उनके नाम पर एफआईआर होता था। हाय रे बाबा, मोदी जी की अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर कहीं आंदोलन करती है तो उसमें तो मोदी जी और राहुल जी का फोटो होगा, तो क्या पूरे भारत में उनके नाम पे केस करते चलिएगा? तो ये मतलब हास्यपद विषय है, ये हास्यपद विषय है। तो ये थे जयराम महतो जी, जो बातों से अपने मुखर बातों से जाने जाते हैं। लेकिन चलते चलते मैं एक फिर से इनसे अपील कराना चाहूँगा कि जो आपके चाहने वाले हैं, क्योंकि सामने चुनाव है, कई लोग यह आस लगा करके बैठे हैं कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि सांसद प्रत्याशी आप उतारने जा रहे हैं झारखंड में, तो क्या संदेश देंगे? और जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको क्या संदेश देंगे जयराम महतो?
देखिए उनको मेरा संदेश यही होगा कि देखिए राज बदलाव की ओर देख रहा है, इसीलिए आपकी जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, निजी स्वार्थ अगर है भी तो उनको त्याग कीजिए। राज बड़ी उम्मीद के साथ आपके कंधों पर एक बोझ डालने की तैयारी में है और मैं तमाम समर्थकों से कहूँगा कि आप अपने आप पूरी तरह से युद्ध स्तर पर लग जाए। बहुत ही चैलेंजिंग चुनाव होने वाला है, हमारे पास कहीं ना कहीं अनुभव की थोड़ी कमी है, तो उसे अपने जिद से पूरा किया जाए। धन्यवाद आप सभी का, और अगले खबर में मिलते हैं कि मोतीलाल महतो ने क्या कुछ कहा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।